नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और एक बार फिर से आपका स्वागत है जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर। देश और दुनिया से तमाम संबंधित खबरों के लिए जर्नलिस्ट राजा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे हेडलाइंस देता हूं इस चैनल पर। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो चलिए आज की हेडलाइंस को भी आपके सामने पेश करता हूँ। रशिया के उपराजदूत रोमन बाबुश्किन ने भारत और रशिया के संबंधों में जो पश्चिमी देश दरारें डाल रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते हैं। यानी उनका कहना है कि जो पश्चिमी देश हैं वह हमारे और भारत के रिश्तों के बीच भौंक रहे हैं, लेकिन हम हाथी हैं, हम डरते नहीं हैं उनसे। पश्चिमी देशों की आलोचना पर रशिया ने दिखाया उनको ताकत। यानी कि रोमन ने कहा, जो उपराजदूत है रशिया के, उन्होंने कहा कि भारत और रशिया का जो रिश्ता है बहुत पुराना और बहुत ही मजबूत रिश्ता है। पश्चिमी देश सिर्फ हमारे बीच में दरार डालना चाहते हैं, लेकिन वह ऐसा करने में हमेशा नाकामयाब रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है और पश्चिमी देश भारत को भटका नहीं सकते हमारे खिलाफ। लोकसभा चुनाव में अपने मन मुताबिक नतीजे नहीं पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है आगामी कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए। तो राज्यों को नए सिरे से चुस्त दुरुस्त करने की ठान ली है भाजपा ने। संगठन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज दिल्ली में होनी है। वहां पर रणनीति बनाई जाएगी कि विधानसभा में कैसे चुनाव लड़ना है। बजट की बात करूं तो भारत अपने कुछ पड़ोसी देशों के लिए भी बजट मुहैया कराता है। इस बार मालदीव ने अपनी तनाव की कीमत चुकाई है भारत के साथ। यानी कि भारत ने विकास सहायता राशि में 48% कटौती कर दी है मालदीव के साथ। वहीं भूटान को सबसे ज़्यादा सहायता राशि प्रदान किया है भारत ने। यानी मालदीव को भारत से जो तनाव है उसका बहुत ही बुरा परिणाम देखने को मिला है इस बजट में। आपको बता दूं कि पिछले वित्त बजट में भारत ने 770 करोड़ रुपए मतलब पेश किए थे मालदीव के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इस साल सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ रुपए यानी कि 300-350 करोड़ रुपए भारत ने गायब कर दिए मालदीव के बजट से, मतलब डेवलपमेंट के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो आधे पैसे भारत ने काट दिए हैं। एक तरह से बहुत अच्छा किया है। जो मालदीव का घमंड है वो अपने आप टूट जाने वाला है इस बजट के बाद से। इस साल के बजट में उत्तर प्रदेश को भी अच्छा खासा राशि प्रदान किया गया है निर्मला सीतारमण द्वारा। करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश में रेल की तस्वीर बदलने वाली है। रेल के नए कोचेस लगेंगे, स्टेशंस रीडेवलपमेंट हो गए, बहुत कुछ करना बाकी है उत्तर प्रदेश की रेल में। नई रेल लाइनों के साथ साथ स्टेशनों के रीअपग्रेडेशन पर भी काम करेंगे अश्विनी वैष्णव। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का जो रेलवे नेटवर्क है वह काफ़ी मजबूत होने वाला है इस बजट के बाद से। आगामी अक्टूबर महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो हरियाणा कांग्रेस में होड़ मच चुकी है टिकट खरीदने के लिए। आपको बता दूं कि एक एक सीट पर 10 उम्मीदवार ने अपना लाइन लगाया हुआ है सीट के लिए। आपको बता दूं कि विधानसभा हरियाणा में 90 सीट हैं, तो 90 सीटों के लिए अब तक 900 आवेदन आ चुके हैं और अभी 31 जुलाई तक आवेदन करने हैं। तो माना जा रहा है कि 1200 से 1500 तक आवेदन आएंगे, लेकिन इससे एक घाटा होगा कांग्रेस को, क्योंकि इतने ज़्यादा 90 में से बहुत कम ही सीटों पर कांग्रेस को जो इतने ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं तो उसमें सबको तो मिलेगा नहीं चांस। तो जितने भी लोग और अप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा, वो या तो निर्दलीय लड़ेंगे या तो दूसरे पार्टी की तरफ रुख करेंगे। तो कांग्रेस को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार और फतेहाबाद में आगमन करेंगे और वहां पर वह संबोधित भी करेंगे एक सभा को। राज्य स्तरीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे सैनी। आपको बता दूं कि वहीं पे 250 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री। बजट 2024 की बात करूं तो पंजाब में 5,147 करोड़ और हरियाणा में 3,383 करोड़ रुपए से रेलवे का डेवलपमेंट होने वाला है। वहीं पंजाब और हरियाणा के कुल 30 स्टेशन को अमृत स्टेशन में लाया गया, यानी कि उनका भी रीडेवलपमेंट होने वाला है। तो पंजाब और हरियाणा के रेलवे में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाले हैं। ख़ास तौर से पंजाब को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है इस बजट में, क्योंकि जो हरियाणा है वह पंजाब से थोड़ा सा बेहतर राज्य है। इस वजह से पंजाब में ज़्यादा बजट मुहैया कराया गया है।
संसद में बजट पेश होने के बाद सभी विपक्षी दलों में खलबली मच चुकी है। इसी का नतीजा है कि टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बजट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बजट जो अल्फ़ाबेट है उसमें बी मतलब बिट्रेयल है, यू मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और टी मतलब ट्रेजेडी समझा जाए। वहीं अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एनडीए सबसे अस्थिर और कमज़ोर अलायंस है और जल्द ही यह अलायंस गिरने वाली है सत्ता से। आपको बता दूं कि बजट के आने के बाद बहुत से विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। सभी विपक्षी दलों का कहना है कि जिस राज्य में भाजपा का अलायंस है या तो भाजपा है, उस राज्य को ज़्यादा बजट प्रावधान मिला है। जैसे कि बिहार हो गया, आंध्र हो गया, जिसमें टीडीपी और जेडीयू है। ऐसा एग्जाम्पल दिया है सभी विपक्षी दलों ने। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में भाजपा का शासन है उसमें ज़्यादा बजट मुहैया कराया गया है। आपको क्या लगता है, कमेंट ज़रूर करिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो रद्द हुआ था, एक बार फिर से गवर्नमेंट कराने वाला है, यानी बहुत बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए। तो यूपी पुलिस की रद्द परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगस्त में 5 दिन होने वाले हैं पेपर। आपको मैं डेट बता देता हूँ, 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को एग्ज़ाम कराने हैं। पेपर लीक के कारण योगी सरकार ने कैंसिल कर दिया था पेपर को, लेकिन अब अगस्त के महीने में आप कमर कस लो, क्योंकि अगस्त के महीने यानी अगले महीने आपको एक बार फिर से एग्ज़ाम देना है यूपी पुलिस का। आपको एक बार फिर से मैं डेट बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, उसके बाद आपको 30 और 31 अगस्त, यानी कि कुल 5 डेट्स में यह एग्ज़ाम कराए जाने हैं। तो तैयारी कर लो आप। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार घट रही हैं तो फिर बढ़ जा रही हैं। तो केजरीवाल की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से 8 अगस्त तक राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दिया है। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला उन पर लगा था। आपको बता दूं कि पिछले महीने 26 जून को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए थे अरविंद केजरीवाल। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव अक्टूबर महीने में होने हैं। तो भाजपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर अजित पवार ने अमित शाह से दिल्ली में आज मुलाकात की है। वहीं अगली बैठक 28 जुलाई को होनी है अजित पवार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की संभावना जताई जा रही है जो महाराष्ट्र में विधानसभा होने हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी आज दिल्ली का दौरा करने वाली हैं और अपने टीएमसी के सभी कार्यकर्ताओं और सांसदों से मुलाकात करेंगी। यह मुलाकात किस चीज़ के लिए हो रहा है, इसके लिए भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 दिनों के बाद पूरे देश के सामने आए हैं, यानी उनको कोरोना हुआ था। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक बार फिर से ठीक हो चुके हैं जो बाइडेन। उसके बाद उन्होंने कल ओवल हाउस से एक संबोधन किया है अपने देशवासियों के लिए। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को मशाल सौंपी है मैंने और देश की कमान मैंने कमला हैरिस के ऊपर छोड़ दिया है, यानी कि अब मेरी जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी वह कमला हैरिस हैं और मैं उनको पूरा सपोर्ट करूंगा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। इसके बाद उनकी जो बेटी हैं वह भावुक हो गई हैं। दरअसल उनका पूरा परिवार वहां पर मौजूद था और सभी लोग भावुक हो गए उनके स्पीच से और सभी ने उनको गले लगाया है। सभी लोगों ने उनको शांत किया है। जो बाइडेन भी थोड़े से इमोशनल दिखाई दे रहे थे वहाँ पर, लेकिन कुल मिलाकर कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप देखने को मिलेगा इस साल नवंबर में हमें। आपको पता ही होगा कि अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं नवंबर में। आपको बताऊं कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस, वहीं रिपब्लिक पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने है मैदान में। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को छोड़कर कमला हैरिस पर हमला करना शुरू कर दिया है अपनी बातों से। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस शासन करने के योग्य नहीं है। साथ ही ट्रंप ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उग्र तौर पर वामपंथ समर्थक एक पागल औरत बोला है। तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है इन दोनों के बीच में।